हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। क्लास 11th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम लोग पढ़ रहे हैं। और इस चैप्टर में अब तक हमने क्या क्या सीखा है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, है ना। साथ में प्रोटॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ ये भी हमने सीखा। और जब इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स का डिस्कवरी हुआ तो एटॉमिक मॉडल्स भी हम लोग पढ़ना शुरू कर दिए थे, जिसमें सबसे पहला हमने सीखा थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। अब जे थॉमसन ने क्या क्या बात बताया था कि एटम क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है ना। ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है एटम। लेकिन जब रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया 1911 में, है ना, 1911 में जब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया गया रदरफोर्ड के द्वारा, तब इसमें से जो ऑब्जर्वेशंस निकल के आए उन सारा ऑब्जर्वेशंस को अगर मैच करते हैं थॉमसन मॉडल से तो कुछ भी मैच नहीं करता, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है सारा बात, है ना। क्यों, देखो जरा समझते हैं इस बात को। इस तरह का सेटअप किया गया रदरफोर्ड के द्वारा, है ना। ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाया गया जिसमें जिंक सल्फाइड का कोटिंग किया गया था। ऐसा क्यों? क्योंकि जब इसमें से अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक करेगा ना तो इसमें कुछ स्पार्क होगा और हमको पता लगेगा कि अल्फा पार्टिकल्स किस तरफ डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, है ना। इधर रखा गया लीड बॉक्स, है ना, इसके अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा गया था जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकल के आ रहा है। ये अल्फा पार्टिकल्स क्या है, ये हीलियम के हीलियम के आयंस होते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, ठीक है। और ये गोल्ड फॉइल रखा गया बीच में। ये गोल्ड फॉइल बहुत ही ज़्यादा पतला था, 10⁻⁻5 सेंटीमीटर जितना पतला। मतलब आप इतना समझ लीजिए कि एक एक एटम के लेयर हैं, समझ लीजिए इस गोल्ड फॉइल में एक एक एटम के लेयर्स, है ना। तो जब अल्फा पार्टिकल्स को इस गोल्ड फॉइल में बॉम्बार्डमेंट कराया गया तब पाया गया ना कि 99% अल्फा पार्टिकल्स, है ना, 99% अल्फा पार्टिकल्स बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे सीधे पार हो जा रहा है, ठीक है। इससे क्या कंक्लूजन निकाला गया कि एटम में मैक्सिमम स्पेस एम्प्टी है। लेकिन रदरफोर्ड के इस वाले ऑब्जर्वेशन को अगर मैच करते हैं जे थॉमसन के मॉडल से तो देखो, जे थॉमसन ने तो कहा था कि एटम तो पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है और हम लोग यहाँ से क्या भेज रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अगर ये एटम पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर होता तो इस अल्फा पार्टिकल को जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है इसको आर पार होने ही नहीं देता, है ना, इसको रिपेल करा के वापस भेज देता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये सीधे पार हो गया। इसका मतलब कि एटम के अंदर तो सच में कुछ स्पेस होगा। और इसी ऑब्जर्वेशन से थॉमसन का जो मॉडल था वो फेल कर गया, है ना। एटम ऐसा पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर नहीं है, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर होता तो अल्फा पार्टिकल्स को आर पार नहीं होने देता। बट रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में दिख रहा है साफ साफ कि 99% अल्फा पार्टिकल सीधे पार हो जा रहा है। मतलब एटम पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर नहीं है, तो थॉमसन मॉडल यहाँ पे फेल कर जाता है ना। अब देखिए, एक बात तो पता चल गया कि एटम में स्पेस होते हैं, खाली जगह होते हैं। दूसरा ऑब्जर्वेशन देखा गया कि कुछ रेज, है ना, जो कि नंबर्स में बहुत कम थे, है ना, कुछ अल्फा पार्टिकल किधर डिफ्लेक्ट हो रहा है, स्मॉल एंगल से, और कुछ लार्ज एंगल से। लार्ज एंगल से कितना पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहा है, 1 in 20,000, मतलब 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल्स लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट करता है या बाउंस बैक हो जाता है ना। इससे क्या अंदाजा लगाया गया, एटम के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी होगा, है ना। एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी होगा और जब इससे अल्फा पार्टिकल्स का हेड ऑन कोलिजन होता होगा तब जाके ये बाउंस बैक करता होगा, या फिर अगर ये साइडवेज में कोलाइड करता होगा तो इस तरीके से स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट करता होगा, इस तरीके से,
है ना। और ये नंबर्स में बहुत कम थे ऐसे अल्फा पार्टिकल्स जो बाउंस बैक हो रहे हैं या लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ऐसे अल्फा पार्टिकल्स का संख्या बहुत कम था। मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी होगा एटम के अंदर, ये बहुत छोटे जगह पे होगा, साथ में हैवी भी होगा, क्योंकि हीलियम के आयन को ये डिफ्लेक्ट करा रहा है ना, तो कुछ कंसिडरेबल मास होता है हीलियम आयन का, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते इसके मास को, और इसको भी डिफ्लेक्ट करा दे रहा है ये पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी। मतलब ये जरूर हैवी होगा इस हीलियम आयन से, है ना। अगर हैवी नहीं होता तो कोलिजन के बाद ये भी तो डिफ्लेक्ट कर जाता। हो सकता है कि अल्फा पार्टिकल ज़्यादा भारी होते तो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी है यही दूर चला जाता कहीं टकरा के, बट ऐसा हुआ नहीं। ये अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये हैवी सेंटर है ना। तो रदरफोर्ड ने इस पॉजिटिव चार्ज सेंटर का नाम न्यूक्लियस रख दिया, है ना। क्या रख दिया? न्यूक्लियस। ठीक है। तो दूसरा बात ये पता चला कि एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी है, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है जो बहुत छोटे से जगह पे होगा और ये बहुत हैवी भी होगा। ठीक है। और इसी पॉजिटिव चार्ज सेंटर को क्या कहा जाने लगा? न्यूक्लियस। इसका नाम दिया गया न्यूक्लियस। तो पहली बार हमको न्यूक्लियस के बारे में पता चला। ठीक है। इसलिए जो रदरफोर्ड का मॉडल था इसको न्यूक्लियर मॉडल भी कहा जाता है। और क्या बात बताया गया? ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये प्रोटॉन्स की वजह से होगा, क्योंकि प्रोटॉन में ही पॉजिटिव चार्ज होता है, ये हमने सीखा था। ठीक है। तो इस तरीके से रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया कि एटम में मैक्सिमम स्पेस खाली है, साथ में एटम के अंदर एक बहुत छोटा सा जगह पे कुछ पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी होगा जो हैवी भी होगा, जिसकी वजह से ये अल्फा पार्टिकल्स टकरा के वापस आ रहा है लार्ज एंगल से या स्मॉल एंगल से। क्लियर? अगला बात इन्होंने क्या बताया? कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना इसके चारों ओर रिवॉल्व करते होंगे हाई वेलोसिटी से, है ना। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या बताया कि ये जो पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी है यानी कि न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव करते होंगे हाई वेलोसिटी से, है ना। वेरी हाई वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन मूव करता होगा। कैसे पता चला ये बात कि इलेक्ट्रॉन मूव ही करता होगा? इलेक्ट्रॉन एक जगह पे स्टेशनरी पोजीशन पे भी तो हो सकता था। रदरफोर्ड ने इसका एक्सप्लेनेशन इस तरीके से दिया था कि अगर ये इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी पोजीशन पे होता, ऐसा कोई वेलोसिटी अगर नहीं होता, तो देखो अभी इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस क्या है? हैवी पॉजिटिव चार्ज सेंटर है, हैवी पॉजिटिव चार्ज सेंटर है। और इलेक्ट्रॉन का मास हमने देखा था कि प्रोटॉन के मास से 1800 टाइम्स कम है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम है प्रोटॉन के कंपैरिजन में, लेकिन अगर ये एक जगह पर रुका होता तो ये जो हैवी पॉजिटिव चार्ज सेंटर है ना, ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता और इलेक्ट्रॉन कोलैप्स कर जाता है कहाँ पे? न्यूक्लियस में, जो कि बहुत अनस्टेबल कंडीशन बन जाता है। क्योंकि हम लोग आगे पढ़ेंगे हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसमें पता चलेगा कि अगर न्यूक्लियस के पास जाता है इलेक्ट्रॉन तो इसका वेलोसिटी लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा हो जाएगा, और जब ऐसा होगा तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा एटम। मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है वो लाइट की स्पीड से ज़्यादा हो जाए, है ना। और थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। तो किसी भी पार्टिकल का स्पीड लाइट के स्पीड से ज़्यादा अभी तक तो नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड अगर ज़्यादा हो जा रहा है वेलोसिटी से, कैलकुलेशन से पता चला, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में तो नहीं रह सकता ना। तो इस वजह से उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जरूर इलेक्ट्रॉन हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, है ना। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है ना, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है
ठीक, ये फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ना। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन घूम पा रहा है। कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में तब मूव करता है जब उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा हो। तो रदरफोर्ड ने इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि अगर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी होता तो वो कोलैप्स कर जाता न्यूक्लियस में, क्योंकि न्यूक्लियस हैवी है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, न्यूक्लियस उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से और इलेक्ट्रॉन कोलैप्स कर जाता न्यूक्लियस में। बट ऐसा पॉसिबल है नहीं। तब इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जरूर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा होगा और इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ में मूव करा रहा होगा हाई वेलोसिटी से। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस्ड होगा। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है इसको? सेंट्रीपिटल फोर्स। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दैट्स वाई ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो सेंट्रीपिटल काम कर रहा है उसके अपोजिट में एक फोर्स लग रहा होगा जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह रहे हैं, और ये दोनों बैलेंस्ड होगा। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स्ड पाथ में हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। तो ये बात इन्होंने कहा। ठीक है, और इस तरीके से इन्होंने सारे ऑब्जर्वेशंस को देखा, समझा, और इन्होंने एक मॉडल तैयार कर लिया जिसको हम लोग कहते हैं रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो आप क्या करो, इस फिगर को अच्छे से बना लेना। ठीक है, और फिर हम लोग इसके ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन को एक बार स्टडी करते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, है ना, ये सीधे पार हो जा रहा है बिना डिफ्लेक्ट हुए अल्फा पार्टिकल्स, है ना, 99%। इट इंडिकेट्स दैट द मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। एटम के अंदर मैक्सिमम स्पेस क्या है? एम्प्टी है। ये था पहला ऑब्जर्वेशन और उसका कंक्लूजन। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? अल्फा पार्टिकल्स बीइंग पॉजिटिवली चार्ज्ड, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। एंड हैविंग कंसिडरेबल मास, और उसका मास भी कंसिडरेबल होता है, मतलब कि अल्फा पार्टिकल्स का मास को हम नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। कुड बी डिफ्लेक्टेड ओनली, मतलब ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये डिफ्लेक्ट तभी हो सकता है जब सम हैवी पॉजिटिव चार्ज सेंटर, बाय सम हैवी पॉजिटिव चार्ज सेंटर, मतलब ये कोई हैवी पॉजिटिव चार्ज सेंटर रहेगा तभी ये अल्फा पार्टिकल्स क्या हो पाएगा? डिफ्लेक्ट हो पाएगा। क्योंकि हल्का होता तो डिफ्लेक्शन नहीं हो पाता ना। जब कोलिजन होगा तो हैवी चीज से टकराएगा तभी तो वो डिफ्लेक्ट करेगा अल्फा पार्टिकल्स। द स्मॉल एंगल्स ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, स्मॉल एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इंडिकेटेड द प्रेजेंस ऑफ हैवी पॉजिटिव चार्ज इन एटम। एटम में एक हैवी पॉजिटिव चार्ज सेंटर है, इस बात का पता लगा क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स में डिफ्लेक्शंस आ रहे थे। रदरफोर्ड नेम्ड दिस पॉजिटिव सेंटर एज न्यूक्लियस, रदरफोर्ड ने इसी पॉजिटिव सेंटर को न्यूक्लियस कहा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है। अल्फा पार्टिकल्स विच मेक्स हेड ऑन कोलिजन, अल्फा पार्टिकल्स जो हेड ऑन कोलिजन कर रहा था विथ हैवी पॉजिटिव चार्ज सेंटर, मतलब न्यूक्लियस से, आर डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल, वो लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट किया। सिंस द नंबर ऑफ सच अल्फा पार्टिकल्स, यानी ऐसे अल्फा पार्टिकल जो लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहे थे, इज वेरी स्मॉल, ये बहुत कम था। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द हैवी पॉजिटिव सेंटर मस्ट बी वेरी स्मॉल, तो इससे कंक्लूजन यह निकाला गया कि ये जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर है ये बहुत छोटे से जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, मतलब ये न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। तो इस तरीके से हमने समझा ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इन्हीं ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन को यूज करके इन्होंने अपना मॉडल तैयार किया। तो आइए समझते हैं रदरफोर्ड्स का न्यूक्लियर मॉडल क्या था। पहला पॉइंट क्या कहा गया? मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी।
एटम के अंदर मैक्सिमम जगह खाली है। मोस्ट ऑफ द मास एंड ऑल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन, है ना। देखिए पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन, अब प्रोटॉन में मास होता है, इलेक्ट्रॉन का तो नेग्लिजिबल होता है ना। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर है बहुत छोटे से जगह पे है, कहने का मतलब कि सारा का सारा मास एक छोटे से जगह पे कंसंट्रेटेड है। इसका मतलब कि एटम में जो भी पॉजिटिव चार्ज है ना, यानी कि प्रोटॉन्स और साथ में मास, क्योंकि प्रोटॉन में ही मास होता है, तो पॉजिटिव चार्ज और मास दोनों किसी भी एटम में बहुत छोटे से जगह पे कंसंट्रेटेड है। ठीक है। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज एक्सट्रीमली स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। एटम के साइज के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का साइज बहुत ही छोटा होता है ना, 1 लाख टाइम्स छोटा होता है। यहाँ पे लिखा गया, देखिए ये क्या हो गया, न्यूक्लियस का रेडियस का ऑर्डर है ना। न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो लगभग कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। वहीं एटम का रेडियस देखिए 10⁻⁻10 एटम, यानी कि 1 लाख टाइम छोटा है न्यूक्लियस किसी भी एटम से, है ना। द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन। एटम में जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी वजह से है, प्रोटॉन की वजह से है। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज डिफरेंट फॉर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। इसका मतलब कि अगर अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स हैं तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी तो डिफरेंट होंगे ना। इस वजह से पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम में डिफरेंट होंगे। ठीक है, यही बात कहा गया थर्ड पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा गया, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है, विच आर रिवॉल्विंग अराउंड इट, जो इस न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा होगा एट वेरी हाई स्पीड। वेरी हाई स्पीड से न्यूक्लियस को सराउंड कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर हाई वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस इज बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है न्यूक्लियस और एटम के बीच में, वो सेंट्रीपिटल का काम कर रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन घूम पा रहा है, और उसको बैलेंस करने के लिए बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इस वजह से अगर अंदर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, तो सेंटर से बाहर की तरफ भी एक फोर्स लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करके रखा है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड पाथ में हाई वेलोसिटी से सराउंड कर रहा है न्यूक्लियस को। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, द टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज। किसी भी एटम में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन होता है, ये कहने का मतलब है ना। मतलब जितना नेगेटिव चार्ज है उतना पॉजिटिव चार्ज है। शो दैट एटम ऑन द होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और इस वजह से पूरा अगर देखा जाए तो एटम न्यूट्रल होता है ना। क्योंकि जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव चार्ज है ना, इस वजह से एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ये बात रदरफोर्ड ने अपने न्यूक्लियर मॉडल में कहा था। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे समझना हमको फेल्योर ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। अब रदरफोर्ड मॉडल भी फेल कर गया, तो किसी के दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि सर अगर ये फेल कर जा रहा है तो फिर हम लोग ये सब पढ़ते क्यों हैं। हम लोग डायरेक्टली ये बात पढ़ लेते हैं ना कि एटम कैसा होता है। कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहला पॉइंट कि अगर आपको किसी का प्रेजेंट जानना है तो उसका पास्ट का पता होना जरूरी है ना। इसलिए तो हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो एटम को बिल्कुल अच्छे से समझने के लिए हम लोग उसका हिस्ट्री पढ़ते हैं, है ना। किसी के प्रेजेंट को जानने के लिए उसका पास्ट का पता होना जरूरी है। ठीक है। दूसरा बात, एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, तो आप हिस्ट्री भी पढ़ लीजिए एटम का, क्या दिक्कत है। तो समझते हैं कि ये रदरफोर्ड का मॉडल फेल क्यों कर गया। देखो, इसके लिए एक साइंटिस्ट थे
जिसका नाम था मैक्सवेल, है ना। साइंटिस्ट का नाम क्या था? मैक्सवेल। इन्होंने एक थ्योरी दिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहता है कि अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल हाई वेलोसिटी से एक्सेलरेट करता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, है ना। ये क्या कहता है कि कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल्स, है ना, चार्ज्ड पार्टिकल्स अगर एक्सेलरेट करता है ना, तो क्या रिलीज करता है? एनर्जी, है ना। तो ये क्या रिलीज करेगा? रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ये था मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। अब इन्होंने रदरफोर्ड से पूछा कि भाई साहब चलो ठीक है, मान लेते हैं हम लोग कि ये प्रोटॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है हाई वेलोसिटी से। बट इलेक्ट्रॉन तो होता है पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन चार्ज्ड पार्टिकल्स है और ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, मतलब एक्सेलरेट भी कर रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहिए? एनर्जी रेडिएट करना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, है ना। इसको एनर्जी रेडिएट करना चाहिए और अगर ऐसा करेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कम होते जाएगा और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसको ये झेल नहीं पाएगा और ये अट्रैक्ट होने लगेगा न्यूक्लियस की तरफ और तब ये धीरे 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 न्यूक्लियस के पास आते जाएगा और स्पाइरल मूवमेंट करते करते ये एक समय ऐसा आएगा जब न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगा और एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सर, एटम स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो रदरफोर्ड को ये बात समझ नहीं आया कि कैसे एक्सप्लेन किया जाए, है ना। हमको तो ये बात पता है कि एटम स्टेबल होता है ना। एटम क्या होता है? स्टेबल होता है। सबको ये बात पता है कि भाई अगर एटम स्टेबल नहीं होता तो किसी भी चीज़ का एग्जिस्टेंस नहीं रहता ना। एटम तो स्टेबल ही होता है। लेकिन मैक्सवेल के थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा काम होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन स्पाइरल मूवमेंट करते करते कोलैप्स कर जाना चाहिए था न्यूक्लियस में, बट ऐसा तो नहीं हो रहा ना, एटम तो स्टेबल है। तो इसके पीछे कहानी क्या है? आखिर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट क्यों नहीं कर रहा, है ना। तो इस तरीके से रदरफोर्ड ने एटम के स्टेबिलिटी के बारे में कोई भी बात नहीं बताया और यही इसका फेल्योर माना जाता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या? रदरफोर्ड्स मॉडल ऑल्सो फेल टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन डेफिनेट लाइंस इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो देखिए, जब हाइड्रोजन गैस लिया गया, ठीक है, सपोज ये एक सिलेंडर है जिसमें हाइड्रोजन गैस है, जब इसमें से लाइट पास हुआ, है ना, इस तरीके से, और इसको निकोल प्रिज्म से पास कराया गया, तो इसका कुछ स्पेक्ट्रम बना, है ना, स्पेक्ट्रम बना। और ये जो स्पेक्ट्रम बन रहा है इसमें कुछ डार्क लाइंस दिखा, है ना। ये तो पता है आपको कि ये कलरफुल होता है स्पेक्ट्रम ना, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, है ना। पहले रेड होता है, फिर ऑरेंज होता है ना, फिर ग्रीन होता है। इस तरीके से स्पेक्ट्रम बन रहा होगा। लेकिन इस स्पेक्ट्रम में कहीं कहीं पर डार्क डार्क लाइन दिखाई देने लगा, ठीक है, जिसको हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बना, है ना। तो स्पेक्ट्रम में ये डार्क लाइंस, ये सर्टेन लाइंस क्यों दिखाई दे रहे हैं? ये जो डार्क डार्क लाइन दिख रहा है ये क्यों दिख रहा है? इसके बारे में एक्सप्लेनेशन मांगा गया।
तो रदरफोर्ड को इस बारे में भी कुछ पता नहीं था, है ना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब बना तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में ये लाइंस क्यों दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो जब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बना तो इसमें कुछ सर्टेन लाइंस दिख रहे हैं, ये क्यों दिख रहे हैं, इसके बारे में भी रदरफोर्ड ने कुछ जवाब नहीं दिया। तो इन्हीं दोनों पॉइंट को रदरफोर्ड का फेल्योर माना गया, ठीक है। पहला बात क्या था, मैक्सवेल का थ्योरी कहता है कि अगर कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल्स है और वो एक्सेलरेट करेगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा, और ऐसा होगा तो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को विथस्टैंड नहीं कर पाएगा और धीरे धीरे न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा और स्पाइरल मूवमेंट करते 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 न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है, एटम तो स्टेबल ही होता है ना। तो आखिर क्या कारण है कि एटम स्टेबल है, तो इस स्टेबिलिटी के बारे में रदरफोर्ड ने कोई जवाब नहीं दिया। तो पहला बात हुआ। दूसरा बात, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जब बना तो इसमें सर्टेन लाइंस दिखाई दिए, है ना, डार्क लाइन दिखाई दिए, ये क्यों दिख रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में भी रदरफोर्ड के पास कोई जवाब नहीं था। और इन्हीं कारण से रदरफोर्ड का मॉडल फेल कर गया, ठीक है। तब आया एक नया साइंटिस्ट नील बोर, है ना। कौन आया, नील बोर, और इन्होंने एक नया तरह का कॉन्सेप्ट दिया, है ना। इन्होंने ये भी बताया कि ये जो लाइंस बन रहा है ये क्यों बन रहा है, एटम स्टेबल क्यों है, ये सारा बात इन्होंने बताया। तो रदरफोर्ड्स के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं नील बोर्स का एटॉमिक मॉडल। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और हम लोग समझेंगे नील बोर का एटॉमिक मॉडल क्या था।